नमस्कार मित्रों, सक्सेस विथ यूनिक यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। इसके पिछले के वीडियोज में मैंने आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, जिसमें मैंने दिल्ली सल्तनत तक आपको वहां पे वीडियो बना के उपलब्ध कराया था। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का भारत में जो आगमन होता है उसको पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, यहाँ से आमतौर पर आधुनिक भारत का शुरुआत माना जाता है। हालांकि कुछ किताबों में जो लेटरल मुगल हैं उनको भी आधुनिक भारत के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है, और कुछ किताबों में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वहाँ से आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ाया जाता है। तो फिलहाल हम आपको यूरोपीय कंपनियों का भारत में जो आगमन है वहीं से आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ाने का काम करेंगे। भारत की खोज आप पढ़े होंगे पूर्व की कक्षाओं में कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी। तो ध्यान रखेंगे, भारत की खोज किताबों में मिलता है, लेकिन वास्तव में वास्को डी गामा ने भारत आने वाले मार्ग की खोज की थी। भारत कोई ऐसा राष्ट्र नहीं था जो भूल गया था, उसे खोज लिया गया हो। यहाँ आने वाले मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, और उस मार्ग के खोजने के पीछे का इतिहास क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। भारत के साथ उस समय जो व्यापार के रास्ते थे वह स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। तो स्थल मार्ग से जो रास्ता भारत आता था वह बाल्कन प्रदेशों, टर्की, फारस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान के खैबर, कुर्रम, बोलन तथा गोमल आदि दर्रों के होते हुए एक रास्ता भारत तक आता था। किंतु इस रास्ते के द्वारा बाद में पश्चिमी देशों के लिए व्यापार करना कठिन हो गया, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे शुरू हो गई थी। उसके बाद में जल मार्ग द्वारा जो रास्ते उस समय आते थे वह भूमध्य सागर, काला सागर होते हुए लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर होते हुए भारत तक एक रास्ता आता था। ध्यान देंगे, समुद्री रास्ता जो था अर्थात जल मार्ग जो था, यहाँ पर भी दो रास्ते थे। एक भूमध्य सागर के द्वारा मैंने जो आपको शुरू में बताया, तो इसमें भी देखेंगे तो दो रास्ते थे। एक लाल सागर होते हुए रास्ता आता था, जो इतना ज्यादा घना कोहरा उस रास्ते में रहता था जिससे उस समय उस रास्ते से व्यापार कार्य करना थोड़ा दुष्कर था, यानी कि प्रतिकूल स्थिति उस समय बन जाती थी। दूसरा रास्ता जो था वह फारस की खाड़ी होते हुए आता था। यह रास्ता उस समय ज्यादा प्रचलन में था क्योंकि यह व्यापार के अनुकूल था, इसमें घने कोहरे आदि नहीं होते थे। लेकिन 1453 ईस्वी में जब उस्मानिया सल्तनत के अंतर्गत तुर्कों ने कुस्तुतुनिया को विजित कर लिया, अर्थात उसको जीत लिया, तो जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो रास्ता था जल मार्ग का, जो फारस की खाड़ी होते हुए भारत तक व्यापार होता था, उस मार्ग पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और उस मार्ग को कब्जा करने के बाद आप देखेंगे तो यूरोपीय लोग जो थे अर्थात पूर्व के जो देश थे उनके व्यापार करने का रास्ता बंद हो गया। और जब उनके व्यापार करने का वो रास्ता बंद हो गया तो उन्हें भारत के साथ व्यापार करने के लिए या कुछ अन्य देशों की भी जो नई नई खोज उस समय हुई थी उनके साथ व्यापार करने के लिए एक नए रास्ते की अब आवश्यकता महसूस हुई। और इसके लिए उन लोगों ने समुद्री रास्तों को खोजने की एक सुनियोजित प्लानिंग की, एक योजना बनाई, और तब उन्होंने रास्ते खोजने का कार्य शुरू किया। इसमें आप याद रखेंगे कि पुर्तगाल के उस समय एक राजकुमार थे, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इनके प्रयास से पुर्तगाली जो नाविक थे वे रास्तों की खोज करने के लिए निकले। पुर्तगाली जो नाविक था एक बार्थोलोमियो डियाज, इसने 1487 ईस्वी में उत्मासा अंतरीप खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा था। अब देखेंगे तो उत्मासा अंतरीप जो है यह बहुत बड़ी भूमिका आगे चल के निभाएगा वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने में। आगे फिर हम लोग चलें तो 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी थे कोलंबस। ये कोलंबस भारत पहुंचने के मार्ग खोजने का प्रयास करते हैं, किंतु भारत न पहुंच करके ये अमेरिका पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार कोलंबस 1498 ईस्वी में अमेरिका की खोज करते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग देखें तो माफ करेंगे 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं। फिर 1498 ईस्वी में देखेंगे तो वास्को डी गामा जो है यह उत्मासा अंतरीप होते हुए, इसी उत्मासा अंतरीप के बारे में मैंने बताया है कि बार्थोलोमियो डियाज ने उत्मासा अंतरीप की खोज की थी। कब की थी? 1487 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा जो है यह उत्मासा अंतरीप होते हुए अब्दुल मजीद जो गुजराती पथ प्रदर्शक था उसकी सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां का जो स्थानीय शासक था कालीकट का वह जमोरिन हुआ करता था। तो जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जमोरिन के स्वागत करने के बाद इस प्रकार वास्को डी गामा भारत की खोज करने में सफल हो जाता है, अर्थात भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक दूसरे समुद्री रास्ते की खोज करने में वह सफल हो जाता है, क्योंकि फारस की खाड़ी द्वारा जो रास्ता पहले व्यापार होता था यूरोपियनों का, उस पर कुस्तुतुनिया पर जब अधिकार हो गया, उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों ने जीत लिया था, तो वह समुद्री रास्ता क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्को डी गामा ने भारत से व्यापार करने के एक नए रास्ते को ढूंढ निकाला उत्मासा अंतरीप होते हुए। अब यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आने का क्रम है इसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए। कई जगह परीक्षाओं में प्रश्न बना है कि मध्यकाल में भारत से प्रथम व्यापार करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे, इसे आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर भारत के साथ व्यापार करने के लिए डच आते हैं, उसके बाद में फिर अंग्रेज आते हैं, उसके बाद में डेनिश आते हैं चौथे नंबर पर, और सबसे अंत में फ्रांसीसी आते हैं। अब यहां से क्या क्या सवाल परीक्षाओं में बनते हैं मैं आपको बता दूं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत के साथ सबसे पहले व्यापार करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इसी को घुमा के पूछा गया है कि भारत के साथ मध्यकाल में सबसे पहले किसने व्यापार शुरू किया था यूरोपियनों में? तो पुर्तगालियों ने किया था। सबसे अंत में भारत में कौन आए? तो फ्रांसीसी आए। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, लेकिन सबसे बाद में पुर्तगाली गए। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और 1961 ईस्वी तक गोवा पर उनका शासन रहा है। 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने उनको वहां से हटाया और फिर भारत में गोवा को वहां पे मिलाया गया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और भारत से सबसे लास्ट में गए, अंतिम में गए। तो यहां से दो प्रश्न मैंने आपको बता दिए जो बनते हैं। सबसे पहले भारत के साथ मध्यकाल में कौन व्यापार करने आए? तो पुर्तगाली आए। सबसे लास्ट में कौन आए? तो फ्रांसीसी आए। अब चलिए पुर्तगाली लोगों को हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम अभियान वास्को डी गामा के नेतृत्व में 1498 ईस्वी में भारत पर हुआ, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अब्दुल मजीद की सहायता से वह खोज करता है, कालीकट के बंदरगाह पर आता है भारत की खोज करने क्रम में, और जमोरिन उसका स्वागत करता है। फिर हम लोग देखें तो द्वितीय अभियान जो है पुर्तगालियों का वह 1500 ईस्वी में होता है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 13 जहाजी बेड़े के साथ वह भारत आता है। ध्यान देंगे, भारत जब वह समुद्री रास्ते से आ रहा होता है तो अरबों के साथ उसका संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में यह जो यूरोपियनों का मतलब पुर्तगालियनों का यूरोपियनों के अंतर्गत जो एक द्वितीय अभियान हो रहा है 1500 ईस्वी में, तो पेड्रो अल्वारेज जो है यह क्या करता है? अरबों को पराजित कर देता है, और इस प्रकार इसका दूसरा अभियान अर्थात पुर्तगालियों का दूसरा अभियान भारत पर सफल होता है और वे लोग भारत पहुंच जाते हैं। वास्को डी गामा के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे है, उसे आप जान लें कि वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया हुआ था। सबसे पहले वह 1498 ईस्वी में आया था, जो आप लोग इसके पहले पढ़ चुके होंगे। दूसरी बार वह 1502 ईस्वी में भारत आया था, एवं तीसरी बार 5 सितंबर 1524 ईस्वी को वह भारत में पुर्तगाल का वायसराय बन के आया था। दिसंबर 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु भारत के कोचीन में हो गई, और ध्यान देंगे
कोचीन में ही वास्को डी गामा का समाधि स्थल स्थित है। यहां से परीक्षाओं में सवाल बनते हैं कि वास्को डी गामा का समाधि स्थल कहाँ है, तो कोचीन में है। वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था, तो 3 बार भारत आया था, इसे भी आप याद रखेंगे। पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री है वह कोचीन में स्थापित की गई थी 1503 ईस्वी में। यहां से आप लोग याद रखेंगे कि जब यूरोपीय कंपनियों का आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें किस तरह से उसको याद रखा जाता है। किसी भी देश की प्रथम कंपनी कहाँ लगी थी, अंतिम कंपनी कहाँ लगी थी, उत्तर भारत में उसकी कंपनी कहाँ लगी थी, दक्षिण भारत में उसकी कंपनी सबसे पहले कहाँ लगी थी, पूर्वी भारत में उसकी कंपनी सबसे पहले कहाँ लगी थी, और पश्चिमी भारत में उसकी कंपनी सबसे पहले कहाँ लगी थी। तो ये आपको इस हिसाब से अपने आप को तैयार रखना होगा, याद रखना होगा महत्वपूर्ण बिंदुओं को। फिर उनकी द्वितीय कंपनी जो है वह कन्नूर में लगी थी 1505 ईस्वी में। अब देखेंगे तो पुर्तगाली जब भारत के साथ व्यापार करने के लिए आते हैं और अपनी अब स्थिति थोड़ी वे लोग मजबूत कर चुके हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, तो यहाँ पर अब वे लोग क्या करते हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को अपना गवर्नर बना के भेजते हैं भारत में। और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का जो कार्यकाल है वह 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक है। यह फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो था यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और इसको यहाँ पर भेजने का उद्देश्य उन लोगों का क्या था, पुर्तगालियों का, तो उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सुरक्षित व्यापार करना और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। यह मूल उद्देश्य था इसको भारत में भेजने का। ध्यान देंगे, इससे एक और सबसे VVI जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह यह है कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ही शांत जल की नीति का प्रवर्तक था। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर संबंधित है, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति से संबंधित है। कहीं कहीं नीले जल की नीति भी देता है, तो बात एक ही है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद में जो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बन के आता है वह आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसका जो कार्यकाल है यह 1509 ईस्वी से लेके 1515 ईस्वी तक है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कई परीक्षाओं में यह भी सवाल बना हुआ है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान जो थे उनसे गोवा को छीन लेता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते हैं और भारत से सबसे बाद में जाते हैं, और 1961 ईस्वी तक गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। तो आप देख लीजिए 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिलशाही शासक से अल्फांसो दी अल्बुकर्क क्या करता है, गोवा को छीन लेता है। 1511 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क दक्षिण पूर्व एशिया की एक प्रमुख मंडी हुआ करती थी उस समय, मलक्का। यह मलक्का पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। उसके बाद में फारस की खाड़ी में उस समय एक द्वीप हुआ करता था, हरमुज द्वीप, और तो हरमुज द्वीप पर यह 1515 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क कब्जा कर लेता है। तो आप देखें धीरे धीरे अब पुर्तगाली लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रमुख मंडियों पर कब्जा कर रहे हैं, प्रमुख द्वीपों पर कब्जा कर रहे हैं, और इस तरह से धीरे धीरे अपनी स्थिति भारत में वे अब मजबूत करते जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखें तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो था इसको भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध की नीति अपनाने के लिए भी याद किया जाता है, क्योंकि अल्फांसो द अल्बुकर्क का यह मानना था कि भारतीयों की जो माने महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, तो भारतीय लड़कियों के साथ यानी कि विवाह के संबंध जब स्थापित किए जाएंगे पुर्तगालियों के साथ,
तो इससे पुर्तगालियों के साथ भारतीयों के संबंध स्थापित होंगे और फिर पुर्तगालियों को यहाँ पे समर्थन प्राप्त होगा स्थानीय लोगों का। तो इस सोच के साथ अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगाली और भारतीय लोगों के बीच में वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करता है। साथ ही अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है यह प्रथम यूरोपीय गवर्नर था जो अपने शासित क्षेत्रों में, यानी कि जहां जहां इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था वहां पर सती प्रथा को बंद करने का प्रयास करता है। कौन? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब यहां से बड़ा एक अच्छा सा प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने सती प्रथा को अपने विजित प्रदेशों में बंद करने का प्रयास किया। पुर्तगाली लोग जो थे, इसके बाद के जो गवर्नर आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बाद, यानी कि हम ये कहें कि तीसरे गवर्नर ये होंगे। पहला तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा हो गया, दूसरा अल्फांसो द अल्बुकर्क हो गया और तीसरा अब नानो डी कुन्हा आएंगे। तो नानो डी कुन्हा जो थे इनका कार्यकाल 1529 ईस्वी से लेकर के 1538 ईस्वी तक है। नानो डी कुन्हा की जो उपलब्धियां हैं उसे आप देखें तो 1530 ईस्वी में यह सरकारी कार्यालय को कोचीन से हटा करके गोवा शिफ्ट कर देता है। इसके बाद में गोवा ही पुर्तगालियों के जो व्यापार का सारा एक तरह से हम कहें कि नियंत्रण होता था, वह अब कोचीन के बजाय गोवा से होने लगा। 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लेता है नानो डी कुन्हा। आज भी आप भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव को पढ़ते होंगे। तो उस पर कब्जा करता है। दीव पर कौन कब्जा किया था? तो नानो डी कुन्हा किया था। 1611 ईस्वी के स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में स्वाली के युद्ध में जो संघर्ष हुआ था उसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद अब यहां से पुर्तगालियों का जो वर्चस्व है वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हुआ। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर पुर्तगालियों में आप अंग्रेजों की चर्चा क्यों कर दिए? तो देखिए मैंने आपको बताया है कि 1611 ईस्वी की ये बात है और भारत में अंग्रेजों की आप देखे होंगे तो अंग्रेजों की पहली कंपनी आप लोग पढ़े होंगे कि 1600 ईस्वी में सूरत में लग जाती है। और आप ये भी पढ़े होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। हालांकि किसी किसी किताबों में 1602 ईस्वी में भी देता है कि सूरत में कंपनी उनकी स्थापित हुई थी। तो इतिहास में ईस्वी सन थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता उतनी भी सीरियस होकर नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में आमतौर पर ईस्वी सन से संबंधित ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए नहीं पूछा जाता है कि विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग ईस्वी सन मिलते हैं तो वह विवाद का विषय हो जाता है। तो देखें तो 1611 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी और 1628 ईस्वी में अंग्रेजों ने फारस की सेना की सहायता से हरमुज द्वीप को भी जीत लिया। देखिए मैंने आपको बताया है कि यह हरमुज द्वीप जो था यह भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो अंग्रेज क्या करते हैं? पुर्तगालियों से हरमुज द्वीप को भी जीत लेते हैं 1628 ईस्वी में। और किसकी सहायता से? तो फारस की सेना की सहायता से। 1632 ईस्वी में कासिम खां जो है शाहजहां के समय में एक गवर्नर हुआ करता था, उस समय एक प्रांत का शासक हुआ करता था। तो कासिम खां जो है यह हुगली पर विजय प्राप्त करता है। किसके समय में? तो शाहजहां के समय में 1632 ईस्वी में। अब देखें तो इस प्रकार जो पुर्तगालियों ने विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, धीरे धीरे अंग्रेज अब क्या किए? पुर्तगालियों से छीन लिए, पुर्तगालियों को पराजित करके। अब जो बचे प्रदेश हैं मात्र गोवा, दमन और दीव, ऐसे 3 प्रदेश हैं, 3 क्षेत्र हैं हम कहें। 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के पास रहते हैं और 1961 ईस्वी में जब हमारा देश भारतवर्ष आज़ाद हो गया होता है 1947 में, तो 1961 में फिर हम लोग पुर्तगालियों से इन प्रदेशों को लेकर के अर्थात वहां से उनको खदेड़ करके भारत में मिला लेते हैं। अब पुर्तगाली लोग जब भारत में आए
तो आखिर उनके आने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा उसका क्या परिणाम हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। तो 1540 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। आप जानते थे कि यूरोपियनों के आने से पहले भारत में हिंदू संस्कृति थी। मुगलों के आने से पहले भी आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि भारत में हिंदू संस्कृति थी। तो ये लोग जब यूरोपीय लोग आते हैं तो ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोवा में 1540 ईस्वी में सभी मंदिरों को ये लोग ध्वस्त कर देते हैं। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ उस समय का प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आता है। वह अकबर को, जो उस समय शासक हुआ करते थे मुगल सम्राट अकबर, उनको ईसाई बनाने का प्रयास करता है। पुर्तगालियों को यह विश्वास हो गया था कि अकबर ईसाई धर्म को अब मानने लगा है, लेकिन यह उनका भ्रम था। अकबर जो है वह कभी ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, वे इस्लाम धर्म को मानने वाले ही बने रहते हैं। फिर हम लोग देखें तो भारत का जापान के साथ जो व्यापार है, जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। यानी कि भारत और जापान के बीच जो व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे, उनको किन लोगों ने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने ही भारत का व्यापारिक संबंध जापान के साथ स्थापित किया था सबसे पहले। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे अपने दिमाग में। फिर हम देखें तो पुर्तगालियों की कुछ देन भी थी भारत को। सबसे पहले पुर्तगालीज लोग जो है यह मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लेके आते हैं। यानी कि भारत में आज जो मक्का, तंबाकू और आलू की खेती होती है, ये सबसे पहले पुर्तगाली लोग ही मध्य अमेरिका से भारत लाए थे, और उसके बाद यहाँ पे इसकी खेती होनी शुरू हुई थी। इसके बाद आप देखें तो अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, लीची, संतरा आदि भी पुर्तगाली लोग लेकर ही भारत आते हैं। एक और यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखेंगे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वह पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले की थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत यूरोपियनों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी। इसे आप याद रखेंगे।